नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में पिछले वीडियो में हम कवि नागार्जुन को पढ़ रहे थे। उनकी एक कविता हमने पढ़ ली थी बच्चों, कल और आज। उनकी एक कविता हमने पढ़ी थी, कल और आज। कल और आज कविता में हमने देखा था बच्चों कि कवि ने वर्षा ऋतु के आने का और उससे पहले का वर्णन बहुत ही सुंदर रोचक ढंग से कवि ने किया था। कल का मतलब यहाँ पर कवि ने ग्रीष्म ऋतु बताया था और आज के रूप में वर्षा ऋतु का वर्णन कवि ने किया था। इन दो ऋतुओं का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया था। यानी वर्षा ऋतु के आने के पहले जो प्रकृति है वो किस रूप में थी, बेहाल थी, किसान परेशान था, पेड़ पौधे सब मुरझाए हुए थे, धरती है वो पत्थर के समान कठोर हो चुकी थी। और जब वर्षा ऋतु आती है तो वही प्रकृति है, उसका पूरा माहौल है वो बदल जाता है। मैंने ये भी बताया था कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर प्रकृति कैसी होती है उसका वर्णन भी आ सकता है, तो ध्यान में रखना है। और वर्षा ऋतु के अंदर प्रकृति में क्या परिवर्तन आ जाते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है जिनका आपको ध्यान में रखना है। तो कल और आज कविता हमने पढ़ी थी। अब दूसरी कविता है उषा की लाली। उषा की लाली कविता जो है बच्चों, इसमें कवि नागार्जुन ने कवि नागार्जुन का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो मुखरित हुआ है। प्रकृति प्रेम कविता में प्रकृति बच्चों, प्रकृति जो है का दृश्य है, अगर उसको ध्यान से गौर से देखा जाए तो मन को लुभाने वाला होता है, मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं वो बड़े आकर्षक लगते हैं। ज़रूरत ये होती है, आप ही देखते होंगे, फिल्म वगैरह देखते हैं, उसमें प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाया जाता है तो हम ये सोचते हैं कि ये दृश्य बड़ा सुंदर है। ऐसे दृश्य अपने आसपास भी होते हैं लेकिन हम उनको उस नज़र से देखते नहीं हैं, उन दृश्यों को उस नज़र से देखते नहीं हैं। लेकिन कवि की दृष्टि जो होती है वो बड़ी पैनी होती है और वो ऐसे दृश्यों को देखता है। अब सूर्य, यहाँ पर प्रकृति प्रेम इनका मुखरित हुआ है। उगते हुए सूर्य का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। जब सूर्य उदय होता है, उगते हुए सूर्य का कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब सूर्य तो सभी जगह उदय होता है लेकिन हम उस दृश्य का आनंद नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम उस दृष्टि से उसको देखते नहीं है। कवि ने उस दृष्टि से उसको देखा है। तो बाल रवि का मतलब क्या होता है, जब सूर्य उदय होता है और चारों तरफ लालिमा से जब उदय होता है तो लाल रंग का वो दिखाई देता है, वो सूर्य का बाल रूप उसे कह दिया जाता है। तो उसका कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि हैं उगते हुए सूर्य का जब वो दर्शन करते हैं, उन्हें देखते हैं उस दृश्य को, तो कवि के वो जो दृश्य है वो उनके हृदय में बस जाता है और वो उसको अपलक यानी लगातार बिना पलके झपके हुए एक टक उन्हें देखते रहते हैं और सोचते हैं कि ये दृश्य कहीं बिखर ना जाए। लेकिन वो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा देर नहीं रहता है। उसके बाद सूर्य है बालपन से, यानी जो लालिमा उसकी रहती है, लाल रंग का जो रहता है वो प्रखर हो जाता है, तेज हो जाता है। तो इस कविता को हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने क्या वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं उषा की लाली, सुबह की जो लालिमा होती है, उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि, डर था प्रतिपल अपरूप ये जादुई आभा जाए न बिखर, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर।
तो बच्चों सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि कवि ने, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं साथ में ही, व्याख्या जब आती है, जैसे मान लीजिए कि ये व्याख्या आ रही है उषा की लाली में हिमगिरी के कनक शिखर तक, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। उस प्रसंग में क्या क्या, कि ये जो पद्यांश है या ये जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में नागार्जुन की कविता उषा की लाली से ली गई हैं या वहाँ से अवतरित हैं। इसमें कवि ने बाल रवि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये बातें प्रसंग में आ जाएंगी, फिर आपको व्याख्या लिखनी है। तो देखो व्याख्या में क्या लिखेंगे हम। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। कवि प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते हुए, उदय होते हुए सूर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उदय होते हुए सूर्य की, जब उदय हो रहा होता है तो उसकी जो लालिमा जो छाती है, उससे निखर का मतलब बच्चों होता है संवरना, सजना, निखरना, स्पष्ट दिखाई देना। हिमगिरी का मतलब होता है बच्चों हिमालय। कनक का मतलब होता है सोना। कनक का मतलब सोना। सोना क्या? सोना एक क्रिया की बात नहीं हो रही है यहां पर, तो सोना क्या है? एक धातु जिससे आभूषण बनते हैं। और शिखर का मतलब होता है चोटी। तो कवि कह रहे हैं कि जब प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि जब सूर्य की लालिमा, जब प्रातःकालीन सूर्य जब उदय होता है सुबह सुबह, तो उसकी लालिमा है, उससे हिमालय की जो सोने जैसे जो चोटियां हैं वो सोने की तरह निखरने लगती हैं, चमकने लगती हैं। जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है और उसकी जो लाली है वो जब हिमालय पर्वत है उसकी चोटियों पर पड़ती है, तो उसके जो शिखर हैं वो सोने के समान चमकने लगते हैं। जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें या सूर्य की जो लालिमा है वो हिमालय की, अब यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? हिमालय पर, ध्यान में रखना। तो कवि प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो उसकी लाली जो है, उसकी लालिमा जो है वो हिमालय पर्वत की जब चोटियों पर पड़ती है तो उसकी चोटियां हैं वो सोने के समान चमकने लगती हैं, निखरने लग जाती हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि, और धीरे धीरे आगे बढ़ा शिशु रवि यानी बाल सूर्य। शिशु का मतलब होता बाल, बालक। रवि का मतलब सूर्य। शिशु का मतलब क्या होता है? बालक। यानी उदय होते सूर्य को कवि ने क्या कह दिया यहां पर? बाल रवि कह दिया, शिशु रवि कह दिया। क्योंकि सूर्य जब उदय होता है और अपने लाल रंग में जब रहता है, उससे कवि ने किसके समान बता दिया? एक बालक, उदय होते हुए सूर्य के समान। और जब वो सूर्य आगे बढ़ता है, क्योंकि हम देखते हैं सूर्य चलता रहता है, पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है, तो वो इनमें चलता रहता है आगे। तो हिमालय की चोटियां, सबसे पहले उसकी जब लालिमा हिमालय की चोटियों पर पड़ी तो उनकी चोटियां हैं वो कनक के समान, सोने के समान निखरने लगी, चमकने लगी। और जैसे आगे बढ़ा शिशु रवि, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, जब बाल रवि है, बालक सूर्य, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, बदली छवि, बदली छवि। तो जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी जब वो किरणें हैं, लालिमा है, जब प्रकृति के पेड़ पौधे, घास वगैरह जो होती हैं, हरियाली जो उस पर पड़ती है, तो उसकी छवि है वो बदलने लगती है, उनकी छवि बदलने लगती है, और सूर्य की छवि भी है वो बदलने लगती है। क्योंकि जब वो उदय होता है बच्चों, तो उदय होता है उसी रंग में, वो अस्त नहीं होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसका रंग है वो दूसरा होता चला जाता है। लालिमा जो सुबह सुबह अगर हम उदय होते सूर्य उदय एकदम लाल रंग का दिखाई देता है, और उसको हम
अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि वो दोपहर में या फिर आगे बढ़ने के बाद जब ऊपर आ जाता है तब उसको देखते हैं तो ढंग से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी किरणें जो है वो आंखों में गिरने लगती हैं। लेकिन उदय होते सूर्य को हम आसानी से देख पाते हैं, उसकी लालिमा जो रहती है। तो जब वो लालिमा उनकी हिमालय की जो चोटियां उन पर पड़ती हैं तो वो निखरने लगती हैं, चमकने लगती हैं, और वो आगे बढ़ता है तो उसकी छवि है, उसका रूप है, वो बदलने लगता है। देखता रह गया अपलक कवि। अपलक का मतलब होता है पलक झपकाए बिना, पलक झपकाए बिना, एकटक, या हम क्या कह सकते हैं, एकटक, एक ही दृष्टि से देखते रहना, एकटक। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो बाल सूर्य वो आगे बढ़ता है, उदय होते हुए सूर्य को कवि ने यहाँ पर शिशु रवि किसको कहा, प्रश्न यहाँ पर भी बनता है। तो उदय होते हुए सूर्य को कवि ने क्या कहा है, बाल रवि या शिशु रवि कहा है। जब सूर्य उदय हो रहा होता है और उस पर जब उसकी लालिमा छाई रहती है, जब वो लाल रंग का नजर आता है, उसे कवि ने किसके समान बताया है, शिशु के समान बताया है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसकी छवि है वो बदलती जाती है, उसका रूप है वो बदलता चला जाता है। देखता रह गया कवि पलक, और कवि उस दृश्य को अपलक बिना पलक झपकाए एकटक उस दृश्य को देखता रह गया। इतना सुहावना, इतना मन भावन वो दृश्य लगता है। डर था प्रतिपल, प्रतिपल का मतलब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण। कवि क्या कहते हैं, डर था प्रतिपल, प्रत्येक क्षण डर था। अपरूप ये जादुई आभा, जो इतनी सुंदर जो जादुई आभा है, अपरूप का मतलब होता है बदरूप। ये जो जादुई आभा है उदय होते सूर्य की, ये कहीं बदरूप ना हो जाए, बदल ना जाए, जाए न बिखर, जाए न बिखर, कि ये दृश्य है वो कवि की आंखों से अब बिखर ना जाए। कवि को प्रतिपल, प्रत्येक क्षण कौन सा डर सता रहा था कि जो सूर्य की जो सुबह की जादुई जो आभा है, जादुई जो चमक है, वो कहीं बिखर ना जाए। और वो ये दृश्य है, वो जो मन भावन दृश्य है, सुंदर दृश्य है, वो बदरूप ना हो जाए। तो यहां पर भी ये प्रश्न बनता है कि कवि को किस चीज का डर सता रहा था। उषा के लाली कविता में कवि को किस चीज का डर सता रहा था कि जो सूर्य का जो उदय होते सूर्य की जो लालिमा है, जो सूर्य पड़ रही है, जो जादुई जो आभा बिखेर रहा था, जो चमक बिखेर रहा था, वो दृश्य कहीं बदरूप ना हो जाए, बदल ना जाए, वो दृश्य बिखर ना जाए कवि की आंखों के सामने। तो इसलिए कवि को डर लग रहा था। तो कवि करेंगे डर था प्रतिपल अपरूप ये जादुई आभा जाए न बिखर, कि कवि को यह डर सता रहा था, प्रत्येक क्षण ये डर सता रहा था कि जो सूर्य की जादुई आभा है, जादुई जो चमक है, जो सुबह सुबह उदय होते सूर्य की जो चमक है, जादुई चमक है, वो कहीं बदरूप ना हो जाए, बदल ना जाए, ये दृश्य जो है वो मेरी आंखों के सामने बिखर ना जाए। उषा की लाली में भले ही हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक, ये दृश्य है वो बदल ना जाए, चाहे उषा की लाली में उदय होते सूर्य की लाली में हिमगिरी के जो हिमालय की जो चोटियां हैं वो निखर गई थी, सोने के समान हो गई थी। ये दृश्य जो है वो अब बिखर ना जाए, ये डर कवि को सता रहा था। तो बच्चों ये जो कविता है बड़ी आसान सी कविता, एक बार इसको पुनः देखते हैं हम। उषा की लाली कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, कवि का प्राकृतिक जो प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो मुखरित हुआ है। यहाँ पर कवि ने उदय होते हुए सूर्य की किरणें जब सर्वप्रथम हिमालय पर पड़ती हैं, उस दृश्य का कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। तो कवि उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर, कवि प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब उदय होते हुए सूर्य की जो लालिमा है वो जब हिमालय की चोटियों पर पड़ती है, हिमगिरी का मतलब क्या है, हिमगिरी की कनक शिखर, ये पूछा जा सकता है जैसे हिमगिरी के कनक शिखर में हिमगिरी से क्या तात्पर्य है, तो हिमालय पर्वत, हिमगिरी हिम से जो बना हुआ, हिम यानी बर्फ, बर्फ से जो बना हुआ, गिरी यानी पर्वत, जो हिम से यानी बर्फ से जो बना हुआ पर्वत, तो वो कौन सा हो गया, हिमालय पर्वत। या फिर ये पूछा कनक शिखर, यानी कनक का मतलब सोना और शिखर का मतलब चोटी। तो कवि कह रहे हैं जब प्रातःकालीन
उदय होते सूर्य की जो लालिमा है वो हिमालय पर्वत पर जब पड़ती है, हिमालय पर्वत पर जब पड़ती है तो उसकी जो चोटियां हैं वो सोने की तरह निखरने लगती हैं, चमकने लगती हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि बदली छवि, बदली छवि। और जैसे जैसे तो बाल रवि है, शिशु रवि का मतलब बालक सूर्य, शिशु का मतलब होता है बालक, तो बाल रवि यानी उदय होते हुए सूर्य को कवि ने किसके समान माना है? शिशु के समान माना है। तो प्रश्न यहाँ पर भी, ये भी मैंने भी बताया था कि यहाँ पर कवि ने शिशु रवि क्यों कहा या शिशु रवि किसे कहा है। तो उदय होते हुए सूर्य को कवि ने शिशु रवि कहकर पुकारा है। तो जब वो शिशु बालक सूर्य है, शिशु अवस्था में है, उदय होते हुई अवस्था में है, वो आगे बढ़ता है तो छवि है वो बदलने लगती है, उसका रूप बदलने लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य भी सुबह सुबह बहुत सुंदर होता है। जब सुबह सुबह ओस की बूंदें प्रकृति पर पड़ी रहती हैं और उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकने लगती हैं, एक मोती के समान वो चमकने लगती हैं। पेड़ पौधों पर, घास वगैरह, हरियाली फसल वगैरह पर उसकी बूंदें रहती हैं और जब सुबह सूर्य जब उदय होता है तो उसकी किरणें उन बूंदों पर गिरती हैं तो वो चमकने लगती हैं, तो प्रकृति का दृश्य भी बदल जाता है। और सूर्य भी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसका रूप भी बदलने लगता है, वो लालिमा फिर रहती नहीं, वो तेज हो जाती है। तो कवि करेंगे जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है तो उसका रूप है वो बदलने लगता है और इस दृश्य को कवि है वो बिना पलक झपकाए एकटक देखते रह जाते हैं। ठीक है, तो कवि अपलक किसे देख रहे थे? तो बदलते हुए सूर्य की छवि को, उसके रूप को देख रहे थे। डर था प्रतिपल अपरूप ये जादू याबा, जाए न बिखर, जाए न बिखर। अब कवि को डर हो रहा था, प्रत्येक क्षण ये डर हो रहा था कि ये जो सूर्य की जादुई जो चमक है, जादू रूपी जो चमक है जो बिखेर रहा है, प्रकृति के सौंदर्य को इतना सुंदर बना रहा है, वो कहीं बदरूप ना हो जाए। ये छवि है कवि की आंखों के सामने कहीं बिखर न जाए, तो ये डर कवि को सता रहा था। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न है कि कवि को कौन सा डर सता रहा था कि जो सूर्य की जो जादुई चमक है वो कहीं उनके सामने अब बिखर ना जाए। उषा की लाली में वो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की लाली में भले वो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। कवि करें कि ये जादुई आभा है वो कहीं बदल ना जाए, चाहे उषा की लालिमा, उदय होते सूर्य की लालिमा में हिमालय की जो चोटियां हैं वो सोने के समान चमक रही थी, लेकिन ये आभा है वो अब बिखर ना जाए। तो ये तो बच्चों हुआ नागार्जुन का जो पाठ है वो। अब इसकी व्याख्या आप करेंगे बच्चों, तो व्याख्या में क्या लिखेंगे? ये है, मैंने एक बार पहले किस वीडियो में बताया था कि पहली लाइन आपको खाली छोड़नी है व्याख्या करते समय। दूसरी लाइन में आप यहां से लिखेंगे ये है पद्यांश, कवि नागार्जुन द्वारा रचित उषा की लाली कविता से अवतरित है। यहाँ कवि ने सूर्य के बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है। देखो बच्चों, में करना आपको क्या है, सबसे पहले तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं वो बताना है। किस कवि की है, कविता का नाम है तो वो नाम लिख कर देना है।
और उसके बाद उस कविता में क्या कहा गया, तो एक लाइन में वो सारांश लिख देना है प्रसंग के अंदर। प्रसंग में आप क्या करेंगे, पहली लाइन है वो रिक्त छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। दूसरी लाइन में प्रसंग के आगे से लिखना शुरू करेंगे। तीसरी लाइन में आप पीछे आ सकते हैं, जहां से आपकी कॉपी है वो शुरू होती है वहां आप पीछे आकर लिखेंगे। ये नहीं है कि फिर आप बराबर यहाँ पर वो जगह छोड़ते जाए, सिर्फ एक लाइन में ऐसा करना है। अब इसमें भी आप कुछ विशेष बातें कर सकते हैं, वो ये है कि कवि का नाम है उसको आप रेखांकित कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। कविता का नाम है उसको आप रेखांकित कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को वो साफ तौर से दिख जाए कि इस कवि की रचना है और उस कविता का नाम ये है। और फिर आप एक पंक्ति में कविता का जो मूल रूप है, कवि क्या कहना चाह रहा है, वो एक लाइन में उसका संदेश लिख दीजिए। उसके बाद आप लगाइए व्याख्या, और व्याख्या लगाने के बाद डेश लगाकर उसको भी रेखांकित करेंगे, प्रसंग को भी रेखांकित करेंगे, और आगे की लाइन खाली छोड़कर नीचे से तो कवि प्रातः कालीन सूर्य का या सूर्य की अप्रीतम छटा का वर्णन करते हुए प्रीतम छटा का, अब पीछे आ जाना यहाँ पर तीसरी लाइन में, का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, ऐसे एक लाइन आपको बनानी है, कहते हैं कि, फिर आप इसका जो अर्थ है, जो भावार्थ इस पंक्तियों का है, वो आप विस्तार पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे प्रसंग के अंदर आप विस्तार पूर्वक नहीं जाएंगे, वहाँ पर एक ही लाइन में या एक डेढ़ पंक्ति में ही आप वो उस बात को बताएंगे कि यहाँ कवि कहना क्या चाह रहा है, छोटा वाक्य आप उसका बनाएंगे। व्याख्या में आप विस्तार पूर्वक जाएंगे। फिर नीचे टॉपिक आ जाएगा व्याख्या लिखने के बाद विशेष। विशेष में आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, एक लाइन खाली छोड़कर नीचे पॉइंट लगाकर लिख दीजिए कि यहाँ पर कवि की भाषा शैली है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कवि ने अनुप्रास और रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। कविता गेयात्मक है, यानी गाने योग्य है। इस प्रकार से आप व्याख्या लिखेंगे। अब बच्चों, हम ये व्याख्या की बात हुई, अब हम कुछ प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न जो है बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ग्रीष्म ऋतु की धूल में कौन नहाते हैं? ग्रीष्म ऋतु की धूल में कौन नहाते हैं? ग्रीष्म ऋतु की धूल में कौन नहाते हैं? तो उसमें ऑप्शन आएगा बच्चों है गौरैया। दूसरा प्रश्न है, नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? तो वहाँ पर बच्चों आ जाएगा मैथिली। कौन सी भाषा में करते थे? आपको बताया था कि नागार्जुन हैं वो 2 भाषाओं में अपनी काव्य रचनाएं करते थे, हिंदी और मैथिली में। हिंदी में वो नागार्जुन नाम से और मैथिली में यात्री उपनाम से अपनी काव्य रचनाएं करते थे। प्रश्न नंबर 3 है, उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? प्रश्न नंबर 3 है लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? तो उदय होते सूर्य का। क्या लिख देंगे आप? उदय होते सूर्य का या प्रातःकालीन सूर्य का। उदय होते सूर्य का या प्रातःकालीन सूर्य का। चौथा, खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? प्रश्न नंबर 4 है, खेतों की मिट्टी कविता कल और आज में, ग्रीष्म ऋतु का कवि जब वर्णन कर रहे थे तो उसमें था कि खेतों की मिट्टी है वो पथराई हुई थी। ग्रीष्म ऋतु के में क्या लिखेंगे? ग्रीष्म
ऋतु के प्रखर ताप, ग्रीष्म ऋतु के प्रखर ताप, ग्रीष्म तथा ग्रीष्म में लू, आंधी आदि के चलने के कारण खेतों की मिट्टी आदि के चलने के कारण खेतों की मिट्टी है वो पथराई हुई थी। ये 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा। फिर 5 है, कवि ने आसमान को बदरंग क्यों कहा? तो यही 5वें में लिख दो, लू, धूल, एक और जोड़ दो, धूल व आंधी आदि के चलने के कारण आसमान है वो बदरंग हो जाता है। 6 उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा है? प्रातःकालीन उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? 6 में आप लिख देंगे प्रातःकालीन सौंदर्य के बिखरने का डर लग रहा था। प्रातःकालीन सौंदर्य के बिखरने का डर लग रहा था। 7 है, उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 7, उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? तो हिमालय को। किसको कहा गया है? हिमालय पर्वत को। हिमालय पर्वत को। फिर है लघुत्रात्मक में वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? मैंने कल और आज पढ़ रहे थे, आज भी बताया था कि वर्षा ऋतु के आने से प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। तो वर्षा ऋतु के आते ही आसमान में काली काली घटाएं हैं वो छाने लग जाती हैं। वर्षा रानी है, वर्षा रूपी रानी है, वो छम छम अपनी बूंदों के माध्यम से जैसे पायल बजा रही हो। और मोर, कोयल वगैरह जो पक्षी हैं वो गीत गाने लगते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। जो दूब थी, जो ग्रीष्म में या हरियाली जो थी, जो मुरझाई हुई थी ग्रीष्म ऋतु के कारण, वो वर्षा के होते ही, वर्षा ऋतु के आते ही उनमें जान वापस आ जाती है। तो इन चीज़ों को आपको इनमें वर्णन करना है। किसमें? वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं। उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। उषा की लाली कविता है तो इसका शिल्प सौंदर्य, यहाँ पर कवि ने बच्चों 2 चीज़ें आती हैं, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य या सिर्फ सौंदर्य। तो इसमें कवि ने लोक भाषा का, बिल्कुल साधारण भाषा का प्रयोग किया है। बीच बीच में अनुप्रास और रूपक अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। ये बातें इसमें आपको लिखनी है। फिर कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो कल और आज कविता में मूल भाव क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु का, और वो वर्णन आपको करना है अपने शब्दों में। आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। प्रश्न नंबर 11 है, आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित हो उठता है? अपने शब्दों में लिखिए। प्रकृति के आप जो भी दृश्य देखते हैं, किसी एक दृश्य का आपको इसमें वर्णन करना होता है। तो इस प्रकार बच्चों नागार्जुन का जो चैप्टर है वो अपना ख़त्म होता है। इसको आप ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न उत्तरों को मैंने बताए हैं, उनको देखना है और बड़े ध्यान के साथ पाठ को पढ़ना है। अनेक इसमें छोटे बड़े प्रश्न हैं वो बनते रहेंगे, तो आप इनको देखते रहिए। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।